अमेरिका, ईरान, इज़राइल का जो संघर्ष चल रहा है ना, अब उसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आज समझने के लिए मिलेगा। जैसे मैं पहला जो क्वेश्चन है, खर्ग आइलैंड को लेके यहाँ पे मैंने बनाया है। अब खर्ग आइलैंड इसलिए चर्चा में था कि खर्ग आइलैंड जो है ना, वहाँ पे ईरान के कई सारे सैन्य ठिकाने हैं और वो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये ईरान का आप मैप देख रहे हैं और यहाँ पर ये खर्ग आइलैंड है, मतलब जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपको खर्ग आइलैंड देखने को मिलेगा। और ईरान को क्या है, ईरान का ये पार्ट माना जाता है, तो यहाँ पर अमेरिका अटैक कर रहा है। अब इस वजह से ये आइलैंड न्यूज़ में आ गया। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह से पूछे जाते हैं, खर्ग आइलैंड कहाँ बिलोंग करता है, किस गल्फ का पार्ट है, क्या इंडियन ओशियन में है, अरेबियन सी में है, पर्शियन गल्फ में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी लड़ाई के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हम किसी भी टॉपिक के पीछे जो जोग्राफिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हम फ्रेम करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आज भी मैं यहाँ पे 11 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 14 तारीख को न्यूज़ में थे और मिक्स क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्जाम अपना यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहा है। तो हम क्या करें, चाहे दीपोर बिल के बारे में हो, चाहे किसी भी टॉपिक को, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हम 5 टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। फिर जो कम माइनर टॉपिक हैं, जैसे जोहा राइस किस राज्य में उगाया जाता है, तो इस टाइप की, जो मूसी रिवर कहाँ बहती है, तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन इनका भी हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मूसी रिवर को मैं सिर्फ यही बता के छोड़ दूंगा और उससे जोग्राफिकल लोकेशन नहीं बताऊंगा, या जीआई टैग की पूरी मैं लिस्ट दूंगा। दीपोर बिल के बारे में बात करूंगा तो असम की सारी प्रोटेक्टेड साइट्स को भी दिखा दूंगा, जिससे क्या है ना, क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हों। कृष्णा रिवर बेसिन के बारे में बताऊंगा, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरह का डेप्थ एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और 14 मार्च की करंट अफेयर की शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं। तो खर्ग आइलैंड के लोकेशन सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। अब जब इसकी लोकेशन आप देख ही रहे हैं, तो आप ईरान की लोकेशन क्यों नहीं देखें, है ना। जैसे ईरान के ईस्ट में आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन भारत इसकी बॉर्डर को नहीं टच करता। ये तो जनरल सी बात है, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो, तो आपको ये समझना है। तो 3 देश ये बॉर्डर टच करते हैं। फिर उसके अलावा अजरबैजान नॉर्थ में, आर्मेनिया नॉर्थ में, टर्की वेस्ट में, इराक वेस्ट में, कुवैत वेस्ट में, है ना। तो कुवैत तो आई थिंक बहुत मेजर, बहुत मतलब माइनर के आसपास आई थिंक नहीं करता है, डायरेक्टली बॉर्डर से नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इराक को, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो 4 ये हो गए और 3 ये देश हो गए, 7। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से देश बॉर्डर टच नहीं करते। तो आपसे पूछा जाए उज्बेकिस्तान नहीं करता, तो ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उज्बेकिस्तान टच करता है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर वहीं कैस्पियन सी से ईरान की बॉर्डर लगती है। कैस्पियन सी की लिंक आपको पता होगी, कितार या तारीख, है ना, कितार या तारीख, क्या नाम है, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया, ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर टच करते हैं। ईरान की बॉर्डर आपने यहाँ पर देख ली। अब ईरान की बॉर्डर में एक ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, और यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज इसे बोला जाता है, मतलब हॉर्मूज जो जल संधि है इसको बोला जाता है। मैंने एक वीडियो में कंप्लीटली जो हॉर्मूज कह रहा हूँ, कंप्लीटली जो स्टेट्स हैं दुनिया की सब कवर किया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अगर आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में क्या करता है, ये इसको वाटर को जोड़ता है। तो ये आपने इसकी लोकेशन देख ली, ठीक है ना, और अरेबियन सी यहाँ पे है। तो ये सारा सब कुछ आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है कि इट इज़ लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ, है ना, फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग में है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बिल्कुल ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि जो फारस की खाड़ी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फारस की खाड़ी, तो इसका नॉर्थ वाला, ये उत्तर वाला पार्ट ये माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट अकाउंट फॉर अराउंड 90% ऑफ ईरान ऑयल एक्सपोर्ट, ईरान के लगभग 90% तेल का निर्यात के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और तीसरा, इट इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू स्टेट ऑफ हॉर्मूज, क्या ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये आपको बताना है, नहीं बताना है। चौथा स्टेटमेंट है कि द आइलैंड वॉज डेवलप्ड एज द मेजर ऑयल टर्मिनल आफ्टर ऑफशोरिंग ऑयल डिस्कवरीज इन 1960। तो 1960 में जब अपतटीय जो डिस्कवरीज हुई, है ना, या मतलब अपतटीय जो तेल की खोज हुई, उसके बाद ये क्या हुआ, ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 4 के चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर। और सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो सारी लोकेशन आपने यहाँ पर देख लिए, खर्ग आइलैंड के बारे में आपने यहाँ समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसका मैं आपको बताऊँ कि ये एक तरह का किस तरह का आइलैंड है, कोरल आइलैंड है ना, कोरल आइलैंड।
ठीक है ना। आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं, कोरल आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। ईरान से 30 किलोमीटर डिस्टेंस में है और ये लाइम स्टोन से बना हुआ है, ठीक है ना, लाइम स्टोन से बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन देख लिया, अब हम थोड़ा सा मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम बात करेंगे दीपोर बिल के बारे में। दीपोर बिल न्यूज़ में रहता है और न्यूज़ में इस बार क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि दीपोर बिल आखिर की न्यूज़ में क्यों रहा। तो अगर आप देखोगे कि दीपोर बिल से जुड़ा एक वेटलैंड है जिसके क्षेत्र में इलीगल अर्थ कटिंग जारी हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव लगातार जारी देखने को मिला है और ये घटना गुवाहाटी इसके आसपास की है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दीपोर बिल के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये रही यहाँ पर असम का ये मैप है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप। अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से मैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये असम का मैप है। असम में आपको जो मेजर प्रोटेक्टेड साइट्स हैं उनमें एक दीपोर बिल है। और दीपोर बिल है क्या, तो फ्रेश वाटर लेक है। क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है ना। तो ये एक तो पता होना चाहिए आपको। अब ब्रह्मपुत्र का जो पुराना चैनल है उसमें आपको देखने को मिलेगी, यहीं से आपको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये है। अब अगर आप देखोगे तो इसे हाथियों की झील भी बोला जाता है। इसको इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 2002 में, कब इम्पोर्टेंट है लिख लीजिएगा, 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि अगर आप इसको PDF में साथ साथ में लिख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा समझ में आ गया। तो इसको 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। एक तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा 2004 में इसको इम्पोर्टेंट बर्ड साइट डिक्लेयर किया गया था। वर्ड साइट भी डिक्लेयर किया गया था। जो माइग्रेटेड जो स्पीसीज आते हैं नॉर्थ से वो यहाँ पे आके टिकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसे डिक्लेयर किया गया था। अब रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट क्या है, तो जो भी वेटलैंड्स होती हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं या सेमी वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनको कंजर्वेशन प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए 1971 में एक संधि हुई थी। यह भी ईरान में हुई थी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईरान का एक शहर है, रामसर शहर है, वहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी देश की जो साइट्स होती हैं, अगर उनको संरक्षण की आवश्यकता है वेटलैंड साइट्स को, तो रामसर सूची में उनको डाला जाता है। फिर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो तो इन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो उस वजह से भारत की अगर आप देखो केवला देव जो है और चिल्का लेक, इनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो रामसर साइट और वेटलैंड ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट से इट लाइज इन द फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र की पुरानी धारा में स्थित है, करेक्ट है। ये इट इज़ ओनली रामसर साइट इन असम। अब ये यहाँ पे ओनली लगा हुआ है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई करेक्ट है नहीं करेक्ट है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इट इज़ सर्व एज अ मेजर स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बेसिन ऑफ गुवाहाटी। यह क्या करता है, गुवाहाटी शहर के लिए एक प्रमुख वर्षा जल का भंडारण करता है और यह बराक नदी बेसिन में, इट इज़ लोकेटेड इन बराक रिवर बेसिन, ठीक है। अब बताइए बराक रिवर ये इंपॉर्टेंट कहाँ से आ गई। मैंने अब आपको ये मैप दिखाया तो क्या कहीं पे बराक रिवर आपको देखने को मिल रही थी, नहीं देखने को मिल रही थी, है ना। जब बराक रिवर नहीं देखने को मिल रही थी तो बेसिन में उसके कैसे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं चौथे स्टेटमेंट को लेकर डाउट हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सही स्टेटमेंट क्या हुआ, B 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे मूसी रिवर के बारे में। तो चलिए, मूसी रिवर किसकी सहायक नदी न्यूज़ में क्यों था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मूसी रिवर जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिली, हैदराबाद के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है ना। तो अगर आपने भारत का नक्शा देख रखा होगा तो यहाँ पे आपको मूसी रिवर की लोकेशन देखने को मिलेगी। तो मूसी रिवर से 55 किलोमीटर दूर रिवर रिजुवेनेशन जो परियोजना है, प्रोजेक्ट्स है, उसको हेरिटेज साइट्स में जोड़ने की योजना बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो मूसी रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। कृष्णा जो नदी है उसकी सहायकी मानी जाती है मूसी रिवर, ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि कब किसने इसने बनवाया था, तो मूसी रिवर को बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जिन्होंने आई थिंक हैदराबाद को निजामुल मुल्क ने आई थिंक इस्टेब्लिश किया था। तो कुली कुतुब शाह ने इनको बनवाया था और हैदराबाद के शहर की स्थापना इसी नदी के किनारे की गई थी, ठीक है ना। अब ये निकलती कहाँ, अनंतगिरी जो हिल है ना, वहाँ से ये निकलती है और इसकी दो छोटी छोटी उपधाराएं एसी और मूसा, इनको बना के ये मूसी रिवर का निर्माण होता है, ठीक। तो ये तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मैप में आई थिंक मैंने डाल रखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शायद ये मूसी रिवर का इसमें मैप है या नहीं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। हालांकि इसमें कृष्णा नदी का जो कहते हैं ना, जो चूँकि कृष्णा का पार्ट है तो कृष्णा को यहाँ पे दिखाया गया है ना, कि किस तरह से यहाँ पे जाती है और इसी को नीचे से भीमा है, कोयना है, घाट प्रभा है
और ये इसकी सहायक है। और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट भी कृष्णा नदी पर स्थित है। आई थिंक कृष्णा रिवर के बारे में बात करें तो 1400 किलोमीटर जितनी इसकी लंबाई है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। पहली बड़ी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई आपको 1465 किलोमीटर देखने को मिलेगी, है ना, और कृष्णा की लंबाई लगभग 1400 आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो गोदावरी किसकी सहायक नदी, तो कृष्णा की सहायक है यहाँ पे। तो सेवंत का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में, अल्प्राजोम के बारे में। अल्प्राजोम के बारे में क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किस वर्ग की दवाओं में आता है, विच क्लास ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स है, बेंजोडायपेजिस है, या एंटीहिस्टामिन है, बीटा ब्लॉकर्स है। तो ये क्या है, तो अगर आप देखोगे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो आंध्र प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि जो अल्प्राजोलम है उसका अवैध उत्पादन हो रहा है और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। तो ये एक तरह का साइकोट्रोपिक दवा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइकोट्रोपिक ड्रग है, ठीक है ना। अब ये एक तरह का इसका जो प्रोडक्शन है क्या है, लिमिटेड किया गया है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो 1985 में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये किस श्रेणी की दवा है, तो बेंजोडाइपेंजिस की श्रेणी की दवा है। ये क्या करता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है एक तरह का। तो इस वजह से क्या है, न्यूज में यहाँ पे था। अब अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में, जिसने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। और ये एक तरह का एंटी स्मगलिंग एक तरह की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है ना, जो ड्रग तस्करी को, वाइल्ड लाइफ तस्करी को या इंटरनेशनल जो ट्रेड में इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको रोकती है। और ये सीबीडीटी के अंतर्गत काम करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत काम करती है। डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट, CBITCS के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जोहो चावल के बारे में, जो यहाँ पर न्यूज में था। तो अगर आप देखें जोहो राइस प्राइमरी कल्टीवेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में जोहो राइस को उगाया जाता है। न्यूज में क्यों था हम यहाँ पे बताएंगे। हाल में क्या हुआ कि असम का जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है, जीआई टैग प्राप्त जोहो चावल, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि असम का है, दूसरा जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। इसका एक्सपोर्ट किया गया यूके और इटली इसका एक्सपोर्ट किया गया, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। तो एक तरह का एरोमेटिक चावल, एक सुगंधित चावल होता है ना, जिसकी अलग अलग कोला जोहा, केटकी जोहा, बकुला जोहा, बहुत सारी इसकी प्रजाति होती हैं। अब इसमें फीचर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स फीचर होते हैं, है ना, जो शरीर को जो बैलेंस है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे उसको बना के रखते हैं। और ये 2017 में इसको क्या किया गया था, जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग मिलता किसको है ना, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स है, वाइन, स्पिरिट, इस टाइप की चीज़ों को भी जीआई टैग मिलता है। और इसको कंजर्व किया जाता है 1999 एक्ट के अंतर्गत, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99, जिसके अंतर्गत 10 साल के लिए किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। उसके बाद रिन्यू किया कर लिया जाता है। अब किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है भारत में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश का काला जीरा, है ना, इनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक ना। फिर अगर आप असम में आओगे तो ये असम है, असम में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे किस किस चीज़ को प्रोडक्ट, तेजू पानी, लीची, काजी नींबू, है ना। और ये तो जिसके बारे में बात की उसको तो मिला ही है। फिर मणिपुर में आपने कई बार सुना होगा चा खाओ, जो चावल है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पे पूरी पैटर्न मिला गया आपको, यहाँ पे पूरा एक इमेज मिल जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आपने देख लिया। सही आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, असम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है माईफिनेस के बारे में। तो हाल में साइंटिस्ट ने बताया कि 100 वर्ष बाद जो माईफिनेस कैंपी को फिर से खोजा गया है, ठीक है ना। अब ये अंडमान आइलैंड में देखी जाती है, अंडमान आइलैंड में लाइमस्टोन की गुफाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। ये असाइन बग है, ये एक पतले शरीर वाला एसेसिन बग है, ठीक है ना। अब इसको पहले 1924 में खोजा गया था, बाद में इसको वर्तमान में खोजा गया है, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह का शिकारी प्रजाति है, शिकारी प्रजाति है, ठीक है ना। अब ये पूरा जीवन अगर देखो अंधेरी गुफाओं में ही रहता है ना। रेप्टोरियल, इसके पैर आगे होते हैं, इसकी फ़ोटो डालना मैं यहाँ पे भूल गया। अब इसमें स्टेटमेंट्स क्या बन सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, ये खाली यही बन सकता है कहाँ पे देखा गया, अंडमान आइलैंड में देखा गया, ये कहाँ पे देखा, कुछ इस तरह की लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इतना डिटेल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मैंने डाल दिया तो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रेडुविडाई, रेडुविडाई फैमिली संबंधित है। अब ये स्टेटमेंट इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि अगर आपको वन लाइनर भी कोई क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट से वन लाइनर बन गया तो आप आसानी से, जैसे किसी ने यही बन गया कि ये केव इकोसिस्टम का पार्ट है, किसी ने कहा कि ये मैदान इकोसिस्टम का पार्ट है, मैदान मतलब ग्रासलैंड में या पाया जाता है, तो अगर आपको पता हो केव इकोसिस्टम का है। फिर तीसरा अगर आप देखोगे
इट इज़ अ हर्बीवोरस इंसेक्ट, है ना। क्या ये हर्बीवोरस है, क्या ये शाकाहारी है? अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना। तो कुछ भी बनना, एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा, ये तो चौथा, इट कैप्चर प्रे यूजिंग लॉन्ग रेप्टोरियल फ्रिज, ये अपने शिकार पकड़ने के लिए लंबे रेप्टोरियल अग्र पैरों का उपयोग करता है, आगे पैरों का उपयोग करता है। सही आंसर 1 2 4 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, शिकारी है ना, तो शाकाहारी नहीं होगा। 1 2 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में बात करेंगे? अगला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर पिट क्रेटर के बारे में। तो हाल में पुष्टि हुई कि लाखों टाइम पहले जो एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से मतलब कि एक सिल्वर क्रेटर का निर्माण हुआ था, वो क्षुद्र एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था, ठीक है ना। अब ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ पे? सिल्वर पिट आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कि लेट्स सी, आपने अफ्रीका का मैप है ना, ये यूरोप का मैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ सी की लोकेशन देखने को मिलेगी यूके के पास, ठीक है। तो नॉर्थ सी के पास आपको देखने को मिलेगा, और लगभग 80 मतलब कि ज़मीन के नीचे है, समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है, सिल्वर क्रेटर है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट है कि ये उत्तरी सागर में समुद्र तल के नीचे देखा गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज फॉर्म बाय द हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, यह एक उच्च वेग वाले क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से बना था, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इट वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, इसकी खोज तेल अन्वेषण गतिविधियों के दौरान हुई थी, है ना। चौथा, इट कंटेन सॉक्ड क्वार्ट्ज ऑफ फेल्सपार इंडिकेटिंग इम्पैक्ट ओरिजिन, या सॉक्ड क्वार्ड फेल्सपार पाए जाते हैं जो प्रभाव मूल इम्पैक्ट ओरिजिन को संकेत देते हैं। तो ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी इधर भी हैं कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में है? द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। क्या है भाई? ये अगर आप देखोगे तो जलपाईगुड़ी में एक सेंट्रल करेक्शन होम में लगभग 92 कैदी को संक्रमण हो गया, और इससे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का कहाँ पे जलपाईगुड़ी में देखा गया, बंगाल में, ठीक है ना। अब इससे 7 लोगों की मौत हो गई है। अब ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जो स्किन में जो फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स, या अगर हम बात करें अल्सर हो जाता है, ये घाव की वजह से आपको देखने को मिलेगा। मुंह चेहरे के आसपास, है ना, फीवर ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे घाव देखने को मिलेंगे, ठीक। स्किन टू स्किन ये कांटेक्ट से फैलता भी है, वायरस फैलता है, और ये क्या करता है, एक जिससे दूसरे व्यक्ति को वो क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रीटेबल है, ठीक है ना। कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनी, लेकिन ट्रीटेबल है। एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह घरेलू उपचार से भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। HSV वो मुख्यतः मौखिक हर्पीस के कारण बनता है। HSV इसके 2 टाइप हैं, है ना, मैंने आपको टाइप नहीं बताया। HSP1 ओरल के थ्रू मुंह या चेहरे के आसपास बनता है। दूसरा HSV जो 2 है वो किससे बनता है? तो अगर आप देखोगे कि जो थाइस के आसपास से घाव होते हैं, तो HPV2 अगर आप देखो जेनेटियल हर्पस के कारण बनता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाए, पहला ओरल, दूसरा जेनेटियल। तीसरा, द इन्फेक्शन क्यूरेबल, एंटीवायरल ड्रग, इस संक्रमण की एंटीवायरल दवाओं पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा डाउट है ना। चौथा, यह वायरस मुख्यतः त्वचा से त्वचा में फैलता है, तो ये करेक्ट है, चौथा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये 1 2 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको मैच करना है आपको, जो क्वेश्चन मैंने अभी अटेम्प्ट करवाए हैं ज़्यादातर उसमें से आपको मिल जाएगा। जैसे खर्ग आइलैंड का संबंध किससे है? क्या ईरान के आसपास से है, या रामसर वेटलैंड है, क्या है? तो ईरान से संबंधित है। फिर दीपोर बिल रामसर साइट है जो असम में है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सही आंसर इसका A का 1, B का 2, C का 3 हो जाएगा। फिर मूसी रिवर के बारे में हमने यहाँ पे बात की, तो क्या मूसी रिवर अनंतगिरी हिल से निकलती है? ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और शिमशांग जो रिवर है ये मेघालय से निकलती है, ठीक है। 3 के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। वहीं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जोहो राइस के संबंध में। तो एरोमिक राइस है, कहाँ का है? आसाम का है। 2017 में GI टैग मिला है, ठीक है ना। और इसको अभी UK और एक्सपोर्ट से किया गया है। पहला वामाइफिनस कैंपी असिनियन बग है ना, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा ये जो है किसके बारे में? ऑस्बिकाई जुबिन गेंगिया, ये एक फ्लावर श्रब मानी जाती है, ये भी कहीं ना कहीं यूज में थी, तो हमने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।